मान लीजिए कि आप किसी इंडियन महिला से एक सवाल पूछते हैं कि वो नॉर्थ इंडिया में रहना प्रेफर करेंगी या साउथ इंडिया में, तो इमेजिन करिए वो क्या जवाब देंगी। चिंता नहीं कीजिए, कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं है। शायद मोस्टली महिला यही कहेंगी कि वो साउथ इंडिया में रहना प्रेफर करेंगी, और इतना सरप्राइजिंग भी नहीं होना चाहिए। साउथ इंडिया में महिला शादी लेट करती हैं, ज़्यादा साल जीती हैं और ज़्यादा एजुकेटेड भी होती हैं। जो एजुकेशन का गैप है मेल और फीमेल के बीच में इंडिया में, वो 26% है नॉर्थ के लिए और 9% है साउथ के लिए। इन इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स के अलावा सेफ्टी भी एक मेजर कारण हो सकता है। नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में साउथ इंडिया में शायद कम क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन होते हैं। और अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने शायद वर्ड यूज किया इसलिए क्योंकि डेटा के हिसाब से केरला जैसे स्टेट्स में एक्चुअली हाई क्राइम्स होते हैं। पर यह क्लियर नहीं है कि केरला जैसी स्टेट्स में क्राइम इतना ज्यादा है क्या इस वजह से क्योंकि उधर पुलिस और जुडिशियल सिस्टम बेटर है, जिसकी वजह से महिलाएं और उनके परिवार ज्यादा सेफ फील करते हैं एक पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए, या फिर उन स्टेट्स में क्राइम इसलिए है क्योंकि एक्चुअली वो ज्यादा अनसेफ है नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के कंपैरिजन से। और हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत आम बात है कि एक सेक्सुअल विक्टिम का परिवार एक केस लॉन्च नहीं करता। करीब 99% सेक्सुअल असॉल्ट केसेस अनरिपोर्टेड होते हैं। जैसे हमने पहले डेटा देखा था कि कई सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हिसाब से साउथ इंडियन वुमेन बेटर लाइव्स जीती हैं नॉर्थ इंडियन वुमेन के कंपैरिजन में। पर कारण क्या है? क्या वो इसलिए है क्योंकि साउथ इंडिया ज्यादा रिच है, या फिर इसलिए कि उधर लोग ज्यादा एजुकेटेड है? और ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है इस सवाल का जवाब ढूंढना, क्योंकि ये डिफरेंस बस 70 साल में नहीं आया है, बल्कि आप 19वीं सेंचुरी तक भी जाओगे तो आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे एक रिसर्च के हिसाब से 19वीं सेंचुरी में एक सूखे की वजह से पंजाब की महिलाओं पर ज्यादा असर पड़ा था एज कम्पेयर टू मद्रास की महिलाओं पर। उस समय साउथ इंडिया का सेक्स रेशियो भी बेहतर था नॉर्थ इंडिया की कंपैरिजन से। इस वीडियो के दौरान हम नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बहुत लूज डेफिनेशन यूज करेंगे, इसलिए साउथ इंडिया में महाराष्ट्र भी शामिल है और नॉर्थ इंडिया में वेस्ट बंगाल भी शामिल है। और प्रोफेसर एलिस एवंस ने इस विषय पर बहुत डिटेल्ड आर्टिकल भी लिखा है। अपने आर्टिकल में वो बताती कि 19वीं सेंचुरी में जब कुछ मराठी महिलाएं कलकत्ता गई थी तो वो विश्वास ही नहीं कर पाई कि वो क्या देख रही थी। उन मराठी महिलाओं के हिसाब से कलकत्ता में एक महिला अपने परिवार के सामने खड़ी भी नहीं हो सकती थी। उनका मुंह ढका हुआ होता था और वो बात करना तो छोड़ो, किसी और आदमी के सामने हंस भी नहीं सकती थी। ये डिस्कस करने से पहले कि कौन से फैक्टर्स इस डिफरेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पहले ये समझते हैं कि कौन से फैक्टर्स इस डिफरेंस को नहीं एक्सप्लेन कर सकते, और उनमें से पहला फैक्टर है पॉवर्टी। अब कई लोगों को लगेगा कि साउथ इंडिया ज़्यादा अमीर है, इसकी वजह से उधर फीमेल एम्पावरमेंट ज़्यादा है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे जीडीपी के हिसाब से हरियाणा और पंजाब सबसे अमीर राज्यों में से एक है, पर उन राज्यों में इंडिया का सबसे बुरा सेक्स रेशियो भी है। डॉक्टर एवंस इन चार्ट्स को दिखाती हैं ये प्रूव करने के लिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर एक राज्य ज़्यादा अमीर है तो उधर की महिलाएं ज़्यादा काम भी करेंगी। दूसरा फैक्टर जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो है मैरिज कस्टम्स, यानी कि मैरिज ट्रेडिशंस। नॉर्थ इंडिया में महिलाओं की ज़्यादातर शादियां दूसरे गांव में होती है, और क्योंकि वो अपने परिवार से दूर चले जाती हैं, इसकी संभावना कम हो जाती है कि उनको कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट करने को मिलेगी, यानी कि विरासत में मिलेगी। वहीं साउथ इंडिया में ज़्यादा संभावना है कि एक महिला की शादी उनके ही गाँव में होगी। और रिसर्च के हिसाब से अगर एक महिला की अपने ही गांव में शादी होती है तो संभावना बढ़ जाती है कि वो ज़्यादा घूम फिर सकती हैं और पैसा भी ज़्यादा कमा सकती हैं। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर आप इंट्रा विलेज शादी करते हैं, यानी कि अपने ही गांव में शादी करते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स या फिर फैमिली की निगरानी के अंडर ही हैं, और आप ऐसी कम्युनिटी में हैं जो आपको बचपन से ही बढ़ते हुए देख रही है, इसलिए आपको ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिलती है। पर क्या ये इंट्रा विलेज शादियाँ इस जेंडर डिफरेंस को एक्सप्लेन कर सकती है? एलिस मानती है कि वो नहीं कर सकती, क्योंकि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में कजन मैरिज हमें देखने को मिलती है, और इसके बावजूद कि शादी के बाद वो एक ऐसी कम्युनिटी में है जो उनको अच्छी तरह जानती है, विमेन एम्पावरमेंट उन रीजन्स में नहीं देखी गई है। तीसरा कारण है कि कॉलोनियलिज्म। ये मैप हमें दिखाता है कि ब्रिटिशर्स ने कितने साल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में गवर्न किया था। कुछ पार्ट्स में उन्होंने 200 साल से ज्यादा गवर्न किया था और कुछ पार्ट में बिल्कुल नहीं। पर इन डिफरेंसेस के बावजूद वुमेन एम्पावरमेंट में हमें इतना फर्क देखने को नहीं मिला। जैसे आप देखेंगे कि तमिलनाडु और यूपी के कुछ रीजन्स में ब्रिटिशर्स ने सेम साल ही गवर्न किया, पर 19th और 20th सेंचुरी में तमिलनाडु और यूपी की फीमेल लिटरेसी रेट्स में बहुत बड़ा अंतर है। तो अब आते हैं उन फैक्टर्स में जो इस डिफरेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उनमें से एक फैक्टर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पर ही निर्भर करता था।
अगर हम ब्रॉड लेवल पे देखेंगे तो हमें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा जो ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किया विमेन एम्पावरमेंट के लिए नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया में। पर अगर हम डीपर लेवल में देखेंगे तो हमें दिखेगा। हिंदू लॉ के हिसाब से दो तरीके की इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी राइट्स होती है। एक को बोला जाता है मिताक्षर और दूसरी को बोला जाता है दया भाग। दया भाग ओरिजिनेट हुई थी बंगाल रीजन में और उसके हिसाब से महिलाएं प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती हैं, जबकि मिताक्षर पाया जाता था मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, जिसके हिसाब से महिलाएं कोई भी प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकती। अगर हम सरफेस लेवल पे देखेंगे तो जो दया भाग था जो बंगाल रीजन में था वो तो प्रॉपर्टी राइट देता है, तो उससे हमें लगना चाहिए कि विमेन एम्पावरमेंट ज्यादा होनी चाहिए बंगाल रीजन में मद्रास प्रेसिडेंसी के अगेंस्ट। पर हमने पहले रिसर्च में देखा था कि कैसे मद्रास की महिलाएं सरप्राइज थी कि कलकत्ता की महिलाओं को ज्यादा इंडिपेंडेंस नहीं दी जा रही थी। तो इधर चल क्या रहा है, जब बंगाल की महिलाओं को ज्यादा राइट्स थी तो उनकी पोजीशन बेहतर क्यों नहीं थी? एक रिसर्च के हिसाब से उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां दया भाग लॉ था उधर ज्यादा सती प्रैक्टिस हो रही थी। महिलाओं की पोजीशन इंप्रूव करने की बजाय इनहेरिटेंस राइट्स की वजह से 115 से करीब 440 ज्यादा सती प्रैक्टिसेस हमें दया भाग डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिली। क्योंकि ये लॉ ऐसे टाइम में आया जब हमारे समाज में बहुत ज्यादा पेट्रियार्की थी, यानी कि महिलाओं के अगेंस्ट बहुत ज्यादा अत्याचार होते थे, ये पॉजिटिव लॉ एक्चुअली बैकफायर कर गया और कई जॉइंट फैमिलीज का मानना था कि इस पॉजिटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करने से उनके ट्रेडिशंस खराब हो जाएंगे। इसी वजह से उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां प्रॉपर्टी राइट दी गई उधर सती के इंसिडेंट्स भी बढ़ गए। दूसरा फैक्टर जो इन डिफरेंसेस को एक्सप्लेन कर सकता है वो है पर्दा या फिर घूंघट सिस्टम। ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था अरबिक रीजन्स में और इंडिया में आया था इस्लामिक इन्वेजन्स के द्वारा, और ये सिस्टम एक स्टेटस सिंबल मेंटेन करने का जरिया था। वो फैमिलीज जो हाई स्टेटस की थी वो चाहती थी कि उनकी महिलाएं एक घूंघट या फिर पर्दा में रहे ताकि उनके परिवार का सम्मान बना रहे। अब जो इंडिया का कास्ट सिस्टम था वो पहले से ही बहुत रिस्ट्रिक्टिव था महिलाओं के लिए। एक अपर कास्ट महिला अगर किसी लोअर कास्ट व्यक्ति से शादी करती है तो फैमिली का सम्मान चले जाता, तो उसके ऊपर ये पर्दा सिस्टम या फिर घूंघट सिस्टम और इंट्रोड्यूस हो गया। और ये नॉर्थ इंडिया के स्पेशली राजपूत परिवार में बहुत कॉमन था। इस प्रैक्टिस का बहुत बड़ा असर पड़ा कि महिलाएं अपनी जिंदगी कैसे जीती हैं। जैसे रूरल हरियाणा में वो महिलाएं जो घूंघट नहीं लगाती उनको कई बार डांट पिटती और कई बार उनके कैरेक्टर पर भी सवाल उठाए जाते, और इससे महिलाओं की इकोनॉमिक एबिलिटी यानी कि उनकी पैसे कमाने की क्षमता पर भी असर पड़ा। जैसे रिसर्च ने दिखाया कि पर्दा या फिर घूंघट की वजह से महिलाएं मर्दों पर और डिपेंडेंट हो जाती फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। अब आप में से कुछ लोग शायद ये सोचेंगे कि ये पर्दा या फिर घूंघट की प्रैक्टिस तो कौन से ज़माने की होती होगी, आजकल कौन ऐसी चीज़ें करता होगा, पर ऐसा नहीं है। रूरल राजस्थान में 98% 18 से 25 साल की महिलाएं घूंघट अभी भी लगाती हैं। तीसरा कारण है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में खेती कैसे होती है। इंडिया में दो तरीके की खेती होती है। एक होती है जो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, जहाँ ड्राई फील्ड्स की जुताई होती है गेहूं के लिए, और दूसरी होती है साउथ इंडिया में जहाँ चावल की कल्टीवेशन या फिर खेती होती है। अगर हम गेहूं की बात करें तो जुताई यूजुअली महिलाएं नहीं करती, और जो वीट कल्टीवेशन का प्रोसेस होता है वो इतना लेबर इंटेंसिव नहीं होता, इसलिए महिलाओं की इतनी ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी तरफ जो धान या फिर पैडी या फिर राइस की जो कल्टीवेशन होती है वो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होती है और उधर महिलाओं की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और डॉक्टर अरविंद अपनी रिसर्च में कहती है कि क्योंकि राइस कल्टीवेशन ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होती है उधर महिलाओं की और ज़रूरत होती है, और ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है महिलाओं को अपना घर से बाहर निकलना, जिसकी वजह से आज महिलाएं ज़्यादा एम्पावर्ड हैं साउथ इंडिया में एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया में। तो ये तीन फैक्टर्स है जो एक्सप्लेन कर सकते हैं डिफरेंसेस नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया में, इनहेरिटेंस राइट, पर्दा सिस्टम और एग्रीकल्चर। पर हमें ये भी समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जो महिला साउथ इंडिया में रह रही हैं वो बहुत परफेक्ट लाइफ जी रही हैं, बल्कि उनको भी कई समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इसलिए हमारी सरकारों के लिए ये ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि नॉर्थ इंडियन महिलाएं वैसी ही जिंदगी जीने लगे जो साउथ इंडियन वुमेन जी रही हैं, बल्कि उससे भी बड़ा उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर आप रैंकिंग देखेंगे इंडिया की तो जेंडर इश्यूज में इंडिया बहुत पीछे है। यूएन की जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया 131st रैंक पर है, इराक से भी कम। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से बांग्लादेश और नेपाल ऐसे देश जो इंडिया से ज्यादा गरीब हैं
उधर लड़कियों की लिटरेसी रेट इंडिया से बेहतर है। एक पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे 2004 और 2012 के बीच करीब 2 करोड़ महिलाएं ने हमारी लेबर फोर्स क्विट कर दी है। हमारे पॉलिटिशियंस कई बार इंडिया को एक सुपर पावर बनाने की बात करते हैं, पर वो तब तक नहीं होगा जब तक हमारी महिलाओं को एक अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी योगदान देने के लिए। और चाहे इस वीडियो से हमें नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया के डिफरेंस जरूर पता चल गए हो, पर नॉर्थ इंडियन महिलाओं के लिए टारगेट साउथ इंडियन विमेन नहीं बल्कि उससे भी बेहतर होना चाहिए अगर इंडिया को एक सुपर पावर बनना है।